गाइस, आज मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है मोहित मिनरल्स के केस के अंदर उसको डी कोड करने जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट और अलग पार्ट क्या है इस वीडियो का, वो ये है कि मैं आपको इसमें से बताऊंगा कि एग्जाम्पल्स देंगे कि अब पोजीशन ऑफ लॉ क्या हो गई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि लॉ में क्या लिखा हुआ है अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद वही लॉ है और उसे ही आपको फॉलो करना चाहिए। करेक्ट। तो इसमें वेरियस एग्जाम्पल हैं जैसा मैं आपको अपनी स्लाइड्स में दिखा पा रहा हूँ, और इसके टेक अवेज भी हैं कि डिसीजन एक्चुअली में हुआ क्या था और किन बेसिस पे हुआ था। तो बने रहिएगा वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास इशू क्या था उसके सामने मैं बहुत शॉर्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग योर हाफ एन आवर और लाइक दिस, और सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि गुजरात हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी थी कि जब कोई इंडियन इंपोर्टर कोई गुड्स आउट ऑफ इंडिया से इंडिया मंगाता है तो वो गुड्स पे उन्हें ओशन फ्रेट के नाम पे रिवर्स चार्ज पे टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो उसकी जजमेंट आई थी कि नहीं देना पड़ेगा। रीज़न कि फॉरेन पार्टी ने जिसने सामान भेजा है इंडियन इंपोर्टर के पास, उसने फॉरेन शिपिंग लाइन से अपनी सर्विस ली और उसको यहाँ सेंड कर दिया। ठीक है। देखिए, कस्टम्स के अंदर दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, CIF कॉन्ट्रैक्ट एंड FOB कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंड्स फॉर कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, और उसका होता है फ्री ऑन बोर्ड। कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो होता है कि फॉरेन पार्टी की जिम्मेदारी है कि इंडिया के पोर्ट तक माल सेफ पहुंचा दे, गुड्स को सेफली लैंड कर दे। वेयर एज FOB कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप खुद US गए और US वाले पर्सन की या फिर फॉरेन पार्टी के पर्सन ने अपने पोर्ट तक माल पहुंचा दिया, उनके पोर्ट से इंडिया के पोर्ट तक और फिर अपने डेस्टिनेशन तक लेके आने की जिम्मेदारी आपकी होती है। दिस इज कॉल्ड फ्री ऑन बोर्ड। तो पॉइंट इज कि डिफरेंस क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस बीच में होता है ना, वही डिफरेंस है CIF और FOB के बीच में। तो बात गुजरात हाई कोर्ट ने यह हेल्ड किया था कि अगर CIF कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस में फॉरेन एक्सपोर्टर फॉरेन शिपिंग लाइन से कॉन्ट्रैक्ट करता है। फॉरेन शिपिंग लाइन अपनी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, फ्रेट की सर्विसेज फॉरेन पार्टी को देती है, फॉरेन एक्सपोर्टर को। इसलिए इंडियन इंपोर्टर ने जब कोई सर्विस रिसीव ही नहीं करी तो फिर उस पर ओशन फ्रेट के नाम का रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो यूनियन ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट अपील लेके गई थी, एक तरह की पिटीशन डाली थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उन्होंने पूछा था कि क्या ये सही है गलत है। तो यही क्वेश्चन था उसके सामने कि जब CIF कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इंडियन इंपोर्टर को क्या ओशन फ्रेट के नाम पे टैक्स देना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में या नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। ये मानते हुए भी, ये जानते हुए भी कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे एज ए कंपोजिट सप्लाई देखा जाता है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि गुड्स जब वो भेज रहा है तो उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन भी करवा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स है इसके अंदर, सेल ऑफ गुड्स, और जो सेकेंडरी सप्लाई है वो है आपकी ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस। तो CIF कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंपोजिट सप्लाई के होते हुए RCM लगेगा या नहीं लगेगा, यही सुप्रीम कोर्ट के सामने था। 150+ पेजेस की जजमेंट थी जो हमने पूरी देखी है, और उसके सिनॉप्सिस और उसकी जो समरी है वो ये है। अब देखिए एग्जाम्पल के साथ अब लॉ क्या बोल रहा है और ट्रांजेक्शन कैसी होगी। अगर CIF ट्रांजेक्शन है, फॉरेन एक्सपोर्टर है, इंडियन इंपोर्टर है और लॉजिस्टिक या शिपिंग लाइन भी फॉरेन एंटिटी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये ट्रांजैक्शन कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी, जिसमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस का एक कॉम्बिनेशन होगा। पहली बात। दूसरी बात उसने बोली, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि इसके अंदर प्रीडोमिनेंट सप्लाई है, सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है। इसीलिए जब आप इंपोर्ट करते हो तो आप बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ देते हो, आप सेस देते हो, और फिर आप IGST भी पे करते हो। जब आपने IGST ऑलरेडी पे कर दिया एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन ऑन द वैल्यू इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस, तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जब आपने ऑलरेडी वहाँ पे टैक्स पे कर दिया है तो आप रिवर्स चार्ज के अंदर सिर्फ ओशन फ्रेट एलिमेंट पे टैक्स पे नहीं करेंगे। इट वुड अट्रैक्ट डबल टैक्सेशन। तो GST अंडर RCM वुड नॉट बी पेबल बाय द इंडियन इंपोर्टर ऑफ द गुड्स। RCM में वो नहीं देगा, क्योंकि इंपोर्ट करते वक्त उसने CIF वैल्यू पे बेसिक कस्टम ड्यूटी और जो लेवीज लगती हैं वहाँ पे कस्टम्स की, वो प्लस IGST पे कर दिया होगा। तो जब एक ट्रांजैक्शन पे एक टैक्स पे हो चुका है तो उसी ट्रांजैक्शन पे वही टैक्स दोबारा कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और जो लॉ बन के निकल के आता है। अब देखते हैं एफओबी पे क्या डिसीजन था। हालांकि ये चीज़ हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद ही क्लियर हो गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ये फिक्स हो गई है। वो क्या है कि एक्सपोर्टर फॉरेनर है, इंपोर्टर इंडियन है, और वो फॉरेनर एंटिटी से ही इंडियन पर्सन सर्विस ले रहा है। देखो अब इस एफओबी के अंदर सर्विस कौन ले रहा है? सर्विस इज रिसीव्ड बाय इंडियन एंटिटी। शिपिंग जो सर्विस है वो कौन रिसीव कर रहा है? इंडियन एंटिटी। तो इंडियन एंटिटी इंपोर्ट्स या अवेल्स, इंडियन इंपोर्टर अवेल्स सर्विसेज और लॉजिस्टिक फ्रॉम फॉरेन शिपिंग लाइन एंड पे ओशन फ्रेट। ओशन फ्रेट वो खुद देता है, इसीलिए वो आरसीएम में भी टैक्स पे करके आएगा। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है। और जो टैक्स पे करेगा उसका ऑब्वियसली उसी महीने क्रेडिट भी मिल जाता है आपको। तो रेवेन्यू न्यूट्रल है, जिसको क्रेडिट सारा मिल जाता है। पॉइंट नंबर 3, फॉरेन एंटिटी एक्सपोर्टर है, इंडियन एंटिटी इंपोर्ट कर रही है। एफओबी कॉन्ट्रैक्ट है, यानी इंडियन एंटिटी की जिम्मेदारी है फॉरेन पोर्ट से गुड्स लेके आने की, और वो इंडियन एंटिटी से ही बोलती है, लेट्स से इंडियन लॉजिस्टिक कंपनी से बोलती है कि जी आप मेरे लिए सर्विस सरेंडर कर दीजिए। तो सिंपल ट्रांजेक्शन है। इंडियन शिपिंग लाइन भी इंडिया में रजिस्टर्ड होगी जीएसटी में, वो अपना लॉजिस्टिक का इन्वॉइस काटेगी इंडियन एंटिटी के ऊपर और वो टैक्स चार्ज कर लेगी, और वही एंटिटी यानी जो इंडियन इंपोर्टर है उसका क्रेडिट भी आराम से अवेल कर लेता है। तो एफओबी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं डाउट था, डाउट सीआईएफ के अंदर था, जो कि अब क्लियर हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जजमेंट के बाद क्या क्रक्स निकल के आता है वो देखिए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हाई कोर्ट की जजमेंट से थोड़ी सी अलग है कुछ मुद्दों पे। हालांकि इसका जो नटशेल है वो कॉमन है, लेकिन डिटेलिंग में अगर आप जाएंगे और आप पूरी जजमेंट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उनके जो ग्राउंड्स है इस पे आने के वो डिफरेंट है। क्या ग्राउंड से आई देखते हैं। उन्होंने बोला है, हाई कोर्ट ने बोला था कि सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंडियन इंपोर्टर रिसिपिएंट ही नहीं है, क्योंकि फॉरेन एक्सपोर्टर फॉरेन शिपिंग लाइन से सर्विस लेता है, तो देर इज नो रोल ऑफ इंडियन इंपोर्टर एज फार एज शिपिंग या फिर लॉजिस्टिक इज कंसर्न। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हैं कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 93 ऑफ सीजीएसटी एक्ट हमें ये बताता है कि आप रिसिपिएंट की डेफिनेशन को वाइडली देखें, स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ कमर्शियल प्रिंसिपल्स ना देखें। दैट मीन्स कि आप ये मत देखें कि सर्विस किसको रिसीव हो रही है, आप ये देखें कि सर्विस रिसीव होने का बेनिफिशियरी कौन है। अकॉर्डिंगली रिसिपिएंट अंडर द जीएसटी लॉ वुड बी अल्टीमेट बेनिफिशियरी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि पर्सन हु इज अल्टीमेटली बियरिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस। देखो सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन का पैसा इंडियन इंपोर्टर से ले लिया गया होगा, तो भले ही फॉरेन शिपिंग लाइन को फॉरेन एक्सपोर्टर ने पेमेंट करी है, पर वो पेमेंट रिकवर कहां से हुई है? इंडियन इंपोर्टर से। तो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन है? इंडियन इंपोर्टर। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि इंडियन इंपोर्टर इज द रिसिपिएंट। वो रिसिपिएंट तो है, लेकिन पॉइंट नंबर 2, क्योंकि सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंपोजिट सप्लाई है, पहली बात, जिसमें गुड्स प्रीडोमिनेंट है, और उसके ऊपर शिपिंग जब आप करते हैं तो उसने कोई भी सेपरेट सर्विस नहीं दी है। दैट मीन्स नेक्स्ट वो ये बोल रहा है कि जब आप इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटीज और कस्टम लेवी सारी पे करते हैं अलोंग विद आईजीएसटी। तो जब आपने उसको पे कर दिया एज अ कंपोजिट सप्लाई आईजीएसटी, तो उसी कंपोजिट सप्लाई पे आप ओशन फ्रेट के नाम पे अगर टैक्स मांगते हैं तो वो वॉयलेशन ऑफ सेक्शन 80 है। सेक्शन 8 सीजीएसटी एक्ट कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का सेक्शन है। तो ये बोलता है कि एक ट्रांजेक्शन पे एक ही बार टैक्स लगेगा, डबल टैक्सेशन नहीं होगा, तभी तो जीएसटी आया था। तो ये क्रक्स था सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने, अगर आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जजमेंट को प्रॉपरली अपहेल्ड कर दिया है यानी स्वीकार किया है, तो गलत है। कुछ पॉइंट्स पे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जजमेंट को ओवर रूल किया है। क्रक्स क्योंकि वही निकल के आ रहा है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि सेम जजमेंट है, पर सेम जजमेंट नहीं है। हाई कोर्ट ये मान रहा था कि इंडियन इंपोर्टर इज नॉट द रिसिपिएंट एट ऑल। सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है कि इंडियन इंपोर्टर इज रिसिपिएंट, बट क्योंकि उसने एक टैक्स पे कर चुका है वो रिपीटेटिवली टैक्स पे नहीं करेगा। और थर्ड पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है वो ये बोलता है कि जो भी जीएसटी काउंसिल्स की रिकमेंडेशंस होती हैं वो मैंडेटरी नहीं है लेजिस्लेचर्स को लॉ बनाने में, वो सिर्फ रिकमेंडेटरी नेचर है। हालांकि अभी ऑफिसर्स का इस पे रिवर्ट आ गया था, जिसमें ऑफिसर्स कह रहे थे कि हम इसको ध्यान रखेंगे, लेकिन स्टिल जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने हमेशा साथ दिया है, तो वो इस पर लॉ बनाती रहेगी। तो एक तरह का डिस्प्यूट है, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी है। तो दिस इज अबाउट द की टेक अवेज फ्रॉम द जजमेंट।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय।